नमस्कार, इको एंड एनर्जी टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। संडे टॉक का ये एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर बसी हुई ओखला बर्ड सेंचुरी से। सर्दियों का मौसम है, हल्की हल्की धुंध है, कुछ धूप निकली हुई है और यहाँ पक्षियों की गिनती हो रही है। इस बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। हमारा पिछला एपिसोड जो था वो गंगोत्री गोमुख मार्ग से था, जहां हमने आपको कुछ जमी हुई, कुछ बहती हुई नदी दिखाई थी। -8 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने वो रिकॉर्डिंग की थी, जिसके बारे में आपको बताया, ग्लेशियरों के बारे में बात की। आप में से कुछ लोगों के जो कमेंट आए हैं वो भी ज़रूर शामिल किए जाएंगे इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक रहिए हमारे साथ। इजाबेलिन एक या दो? एक ही थी, एक एटलीस्ट एक का पिक्चर लिया। चलो, है। प्लेन हाँ, प्रिनियस 7, 50 बार्न swallows, 8 martin swallow species, 2 red-vented bulbuls, 10 humes, 6 chiffchaff, 2 greenish, 5 lesser white throat, maybe more. ये काउंट AWC के अंडर है, एशियन वाटरफॉल सेंसस के अंडर है। ये ऑर्गेनाइजेशन हमें ये देखती है कि देश भर में कितने पक्षी हैं, ये वेटलैंड के जो पक्षी हैं क्या है, उनकी पॉपुलेशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखते हैं कि ये बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, अगर कोई थ्रेट है या वेटलैंड की क्या हालत है, वेटलैंड के थ्रेट्स क्या हैं, वेटलैंड में क्या क्या कमियां हैं जो ठीक की जा सकती हैं, पॉलिसी कैसे चेंज करी जा सकती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को क्या सपोर्ट चाहिए, ये हमारे काउंट उसमें हेल्प करते हैं। तो मतलब अगर पक्षी आ रहे हैं, पक्षियों की संख्या अच्छी है, तो मतलब वेटलैंड हेल्दी है। हाँ, अगर पक्षी आ रहे हैं, देखो हज़ारों किलोमीटर उड़ के आ रहे हैं, हमारे पास आके बैठ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि पक्षी को कुछ यहाँ ठीक मिल रहा है। अब वो कुछ ठीक लॉन्ग टर्म मिले, ज़्यादा टाइम तक मिले, उसके लिए हमें अभी से काम करना पड़ेगा, ना कि बाद में जब सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो ये काउंट्स हमें बताता है, ये इंडिकेटर है कि क्या हो रहा है, ताकि 10 साल बाद या 5 साल बाद जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी, जब हम वापस नहीं आ सकते, उससे पहले कुछ किया जा सकता है। ये पता नहीं वहाँ दिख रही है। ये वही वाली तो नहीं है जो छोड़ के वापस आई है? नहीं, दिस इज पेंटेड सिंगल, वो दो थे। पक्षियों की गिनती अक्सर कोई आसान काम नहीं है। कोई पक्षी कहाँ दिखा, कितनी बार दिखा, इसीलिए कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। पक्षियों की गिनती के लिए वेटलैंड को सेक्टरों में बांटा जाता है, मतलब उसको कई टुकड़ों में बांटा जाता है। टाइम काउंट, दोहराव से बचाव करना ज़रूरी होता है। पक्षी प्रजातियों की पहचान करना और उसको दर्ज करना ज़रूरी है, और साथ ही गलतियों से बचने के लिए वैलिडेशन होता है, यानी विशेषज्ञों द्वारा क्रॉस चेक करना। So in 1987 we started. That time I think we had a small network, a limited number of coordinators, and also limited number of sites that were being covered. Slowly and with the interest of all, bird watchers, citizen scientists, bird enthusiasts, and all, a lot of people joined this initiative. And I think, as per let's say our estimates, I think every year more than 1,000, 2,000 volunteers, people, they join AWC across the country. But it's very, I think it's a very happy thing that I see at least 25 or 30 people here. यहाँ पर जो बर्ड काउंट हो रहा है, उसमें इंटरेस्टिंग बात है कि 2 ऐप जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो कौन से ऐप हैं, कैसे काम करते हैं? एक तो ई-बर्ड ऐप है, जिसके अंदर हम सारी अपनी बर्ड्स का डाटा फीड करते हैं कि कौन सी बर्ड किस लोकेशन पे कितनी नजर आ रही है। और अनदर इज मर्लिन, जो हमारे को बर्ड आईडी करने के लिए साउंड से और फोटो से हेल्प करती है। राइट। तो ये दोनों ऐप को बाद में फिर क्रॉस वेरिफिकेशन भी होता है? हाँ, जो वो आपस में हो जाता है, वो लिंक्ड ही हैं ऐप्स दोनों आपस में। मतलब ई-बर्ड पे अगर हम बर्ड की को सिलेक्ट करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो मर्लिन खोलकर वो पर्टिकुलर बर्ड हमारे को दिखा देती है और उसकी कॉल और सॉन्ग भी सुना देती है। तो जो हम ऐप यूज़ करते हैं ई-बर्ड, उसमें जो आप ट्रैक पे चल रहे हैं, जो आपका रास्ता है, वो ऑटोमेटिकली उस रास्ते को पिक कर लेता है थ्रू जीपीएस। और इस पर्टिकुलर सेंसस के लिए हमें एक ट्रैक चाहिए, स्प्लिट ट्रैक्स नहीं चाहिए। तो ज़रूरी है कि पूरा, अगर हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा बर्ड कर रहे हैं, हम एक ट्रैक पे रहेंगे। डिस्टेंस कवर करता है शुगर के साथ। कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, कितने मिनट में? टाइम एंड डिस्टेंस पूरा दिखाता है। बर्ड्स की संख्या कैसे उसमें आती है? बर्ड की संख्या हम काउंट करके ऐड करते हैं इसके अंदर। ओके। मैनुअली ऐड करेंगे इसके अंदर। अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ओके। ये से स्टार्ट किया हमने, एक गूगल मैप लेगा, उसके बाद चेक लिस्ट, और इसमें ये सारे बर्ड की ऑब्जर्वेशन आ रही है। ये यहाँ पे आप ऐड करते रहेंगे, वो काउंट आ जाएगा। So I'm gonna mimic a call of a quail
just to make you understand how this app works. So if you can see, it has recognized the call. So this is a spectrogram, and it's actually taking the calls of the bird, and that's how. So if you're at a very new place and if you want to understand about the bird that is around you, it's recommended that you can switch on Merlin and just walk around, and it will identify all the birds. So Rohit ji, how does it help? I mean, this This is the best way to learn to start birding. Means I do a lot of bird walks for schools now, where we teach young kids to download this app and start enjoying their nature around now, wherever they are visiting with their families and all. वेटलैंड्स के महत्व को लेकर मैंने इसी YouTube चैनल पर कई बार बात की है, कई वीडियोस में उनके बारे में बताया गया है। वो धरती की किडनी कहे जाते हैं, हमारे पानी को साफ करते हैं, जैव विविधता का घर हैं। लेकिन यहाँ पर पक्षियों की आमद जो है, कितने पक्षी आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है हमारी इकोलॉजी को लेकर। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, ये आपको एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि पहले के मुकाबले में क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर बर्ड काउंट कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। इट इज़ नो मोर अट्रैक्टिव टू द बर्ड्स। उनको खाने को जो जिसके लिए आते हैं ये बाहर से ठंडे मुल्कों से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको ना एल्गी मिलती है खाने के लिए पानी में, और ना ही इंसेक्ट्स मिलते हैं, ना ही फ़िश मिलती है। दैट इज़ द रीज़न वाई दे माइग्रेट प्राइमरीली। तो अगर यहाँ का पानी भी ख़राब हो रहा है, उसमें फ़िश नहीं मिल रही, एल्गी नहीं मिल रही, तो इनका नंबर कम होता जाएगा। सो ये आपको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपका भी फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर इनका नंबर नीचे जा रहा है तो आपका भी जाएगा, आपकी एनवायरनमेंट ख़राब हो रही है। वेटलैंड बहुत है, हमेशा से होते थे, हमारे खेत के आसपास भी पानी भरता था। लेकिन अगर हम यमुना की बात करें, प्रदूषण में की वजह से क्या होगा, ना वहाँ प्लांट ग्रो करेंगे, ना मछलियाँ होंगी, ना कुछ होगा, तो ये पक्षी जो आएंगे ना ये एल्गी खा पाएंगे, ना ये मछली खा पाएंगे। ये एक हमारा इंडिकेटर है जो दिखा रहा है कि वेटलैंड की हालत क्या है, उनके लिए खाने को है नहीं है। तो पोल्यूशन से हाँ बहुत मेजर प्रॉब्लम रहती है। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है उसके अंदर आपके जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, प्लांटन्स होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, वो ख़त्म होती जाती हैं। तो यमुना का पोल्यूशन इनको कम कर ही रहा है। एक आम आदमी की नज़र में भले ही पक्षियों का महत्व उनके सौंदर्य और उनके संगीतमय सुर तक सीमित हो, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि हमारी पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में पक्षियों का क्या महत्व है। अगर वो नहीं रहेंगे या उनका संतुलन बिगड़ेगा तो हमारी मिट्टी और फसलों से लेकर हमारी पूरी जैव विविधता डगमगा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जंगलों और अपनी वाटर बॉडीज़, जिनमें वेटलैंड्स भी शामिल हैं, उन सबको सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश करें। आपके मन में ये कौतूहल ज़रूर होगा कि जो बर्ड काउंट किया गया उनका नंबर क्या रहा। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब उस वक्त तक मेरे पास आखिरी संख्या नहीं है, लेकिन घबराइए मत, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ कुछ लिंक ज़रूर शेयर करूँगा जो आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। और अब वक्त है हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट का। पिछला वीडियो मैंने गंगोत्री गोमुख मार्ग से किया था और -8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हमने आपको आधी जमी आधी बहती भागीरथी नदी दिखाई थी। इसके बहाने हमने ग्लेशियर्स की बात की थी, ग्लेशियर रिवर्स की बात की थी। इसके ज़रिए हमने बात की थी अपने जंगलों की और स्प्रिंग रिवर्स की। इस बारे में आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो काफ़ी हौसला बढ़ाने वाली हैं। कुछ कमेंट्स को मैं शामिल कर रहा हूं, सभी को शामिल करना मेरे लिए संभव नहीं है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप सभी का शुरुआत में ही मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे तमाम वीडियोज़ में करते रहें, संडे टॉक में तो आप करते ही हैं। सोम शुभ्र चौधरी, जिन्होंने सुपर थैंक्स के ज़रिए हमेशा की तरह सपोर्ट किया है, मदद की है, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपने कमेंट में दूसरे जो व्यूअर्स हैं उनको अपील की है और कहा है कि प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। वो मेरे चैनल को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि व्हाट कीप्स अस लिविंग बीइंग अलाइव एंड प्रॉस्परिंग इन द सिटीज़, विलेजेस, टाउन वी लिव इन, वी कैन नॉट फॉरगेट दिस। ये बात वो कह रहे हैं। ऐसा कहने के लिए, इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोम। हमारे साथ जुड़े रहें, आप इको वॉरियर बने हैं पिछले कुछ दिनों में और आगे भी आपका साथ हमें मिलता रहेगा। एक और इको वॉरियर हैं हमारे मेंबर, बहुत शुरुआत से
मोहम्मद सलमान, उन्होंने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि हम जो एक्सेप्शनल कंजम्पशन कर रहे हैं, उनका कमेंट इंग्लिश में है, मैं थोड़ा उसका हिंदी तर्जुमा दे रहा हूँ, वो धरती की सहन शक्ति से बाहर है। ये इनकी बात का सार है जो इन्होंने कही है मोहम्मद सलमान ने। और बहुत ज़रूरी बात है कि हम जब तक अपने कंजम्पशन को नियंत्रित नहीं करेंगे, जो बात वो कह रहे हैं कि लोकल प्रोडक्शन हम नहीं ज़्यादा करेंगे, और धरती पर जो बोझ पड़ रहा है वो बढ़ता ही जाएगा। आज की तारीख में धरती की जितनी सहन शक्ति है उससे वो 1.5 गुने से ज़्यादा बोझ सह रही है, ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा आनंद मितेश जो रामनगर में रहते हैं, उन्होंने कमेंट किया है और कहा है कि फील्ड वर्क और ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे हर एपिसोड को महत्वपूर्ण बनाती है। बहुत शुक्रिया मितेश। हारून सिंग्स मेलेडी के नाम से हारून जी का हैंडल है और हारून जी ये कह रहे हैं कि ग्रेट रिपोर्टिंग हृदेश, योर वीडियोस आर एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, फुल ऑफ नॉलेज कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। योर ग्रेट वर्क विल बी रिमेंबर्ड फॉर डिकेड्स। ये बहुत बड़ा सम्मान आप हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दर्शकों तक याद रहे या न रहे, आप जैसे लोगों का साथ रहे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीकांत गौड़ जी ने सहयोग किया है सुपर थैंक्स के ज़रिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी। महेश पुनेठा जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड के नौलों धारों पर भी वीडियो बनाया जाए। वैसे तो मैंने इस बारे में पहले भी काम किया है, वीडियोस भी किए हैं, लेकिन आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। जैसे ही अगला मौका मिलता है इस पर काम ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अश्विनी कुमार जी का कमेंट है जो ये कह रहे हैं कि आपने बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई है और अपनी डॉक्यूमेंट्री में आपने जो जंगलों से निकलने वाले छोटे मोटे स्प्रिंग और छोटी नदियों की बात कही है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरावली, तो ये राजस्थान की बात कर रहे हैं, के पहाड़ों से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में निकलने वाली छोटी जलधारा को ख़त्म कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अलवर रेवाड़ी में बहने वाली बरसाती साहिबी नदी का उदाहरण है। जो साहिबी नदी है उसका जो एक हिस्सा है वो आज बदकिस्मती से दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता ही होगा। हम आप सब जागरूक दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं, आपसे अपील करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, दूसरों को इसके बारे में बताएं, परिवार दोस्तों को भेजें अगर आपको लगता है ज़रूरी है, और इस चैनल के मेंबर बने। जब आप मेंबर बनते हैं तो आप हमारे साथ उस मुहिम में जुड़ते हैं जो इस धरती को, मदर अर्थ को बचाने की है। जल्द ही नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।